हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने शल्य तंत्र के चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है संज्ञाहरण या फिर एनेस्थीसिया। आज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोकल एनेस्थीसिया से। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लोकल एनेस्थीसिया वो है जो पर्टिकुलर किसी एरिया पर लगाया जाता है, किया जाता है। सो लोकल एनेस्थीसिया इज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली इन अ लिमिटेड लोकलाइज्ड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी ये रिवर्सिबल तो है ही। देखो, एनेस्थीसिया सारे ही रिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं है ना कि हमेशा के लिए उसे मार देना, ये हमारा उद्देश्य थोड़ी होता है। रिवर्सिबल करते हैं स्पेशली पेन इन लिमिटेड। ठीक है, किसका? देखो, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, वहाँ पे कोई सेंसेशन आपको नहीं होती, पेन का आपको पता नहीं चलता। और ये कहाँ तक सीमित होता है? लिमिटेड या फिर लोकलाइज्ड एरिया, यानी कुछ एरिया तक। एंड विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी इसमें आपको कॉन्शियसनेस रहती है, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन महसूस नहीं होगा लोकली। बाकी और बॉडी पार्ट्स पे आपको महसूस होगा। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग हैं जो यूज़ की जाती हैं, इसकी ट्रिक सबसे पहले मैं लिख दूंगी, उसके बाद हम याद करेंगे। लो, BAP, लो बाप मीरो। मेरा पेन अच्छा नहीं चल रहा आज स्क्रीन का। लो बाप MER, क्या हो गया? ME, मी आर, अरे आर ओरो। हाँ, तो लो BAP मीरो। तो ये टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूंगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि ये नोट्स आप कॉपी जो होती है फ़ोटो कॉपी निकलवा के तब इससे पढ़ लेना, या फिर अपने हाथों से नोट्स बना लेना। लेकिन क्योंकि नोट्स बनाने लेंदी हो जाएगा, तो अगर आप फ़ोटो कॉपी निकलवा सकते हो तो निकलवा लेना। अगर हाथ से लिखने में आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ये चीज़ लिख लेना, ठीक है? क्योंकि मेरे नोट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फाइंड होते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ तो मैं लिखती ही नहीं हूँ, इसीलिए। तो सबसे पहला आता है लो से आ जाएगा लिग्नोकेन, बी से आ जाएगा बुपिवेकेन, ए से आ जाएगा आर्टिकेन, पी से आ जाएगा प्रिलोकेन, मी से आ जाएगा मैपिवेकेन, रो से आ जाएगा रोपिवेकेन। ये 6 ड्रग्स हमने याद कर ली कि कॉमन लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स हैं, जो कि 6 होती हैं। और इसकी ट्रिक क्या है? लो बाप मीरो। ठीक है, लो से आ जाएगा लिग्नोकेन, बी से आ जाएगा बुपिवेकेन, ए से आ जाएगा आर्टिकेन, पी से आ जाएगा प्रिलोकेन, मी से आ जाएगा मैपिवेकेन, रो से आ जाएगा रोपिवेकेन। अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले लिग्नोकेन याद करना ज़रूरी हो जाएगा, आर्टिकेन याद करना ज़रूरी हो जाएगा। मैं एक एक करके बताती हूँ। देखो, लिग्नोकेन या लीडोकेन के नाम से ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ है और रैपिड ऑनसेट, यानी एकदम होता है इसका काम। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि यूज़ किया जाता है, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, यूज़फुल फॉर प्रोलॉन्ग एनाल्जेसिया, यानी जिसमें हमें लंबे समय तक एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड द थर्ड इज आर्टिकेन। ठीक है, लो बाप, ए से आ जाएगा आर्टिकेन। आर्टिकेन किस में यूज़ की जाती है? डेंटिस्ट्री में, यदि दांतों के लिए। फिर ये दोनों इंटरमीडिएट एक्टिंग है, ये ठीक है, ये ठीक ठाक है, यूज़ इतना नहीं होता क्योंकि यूज़ ये होता है। और फिर सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो रोपिवेकेन है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग तो है ही लाइक बुपिवेकेन, बट रिलेटिवली लेस कार्डियोटॉक्सिक दैन बुपिवेकेन। यानी जो इसके कार्डियोटॉक्सिक, यानी जो दिल पे इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू बुपिवेकेन। सो सबसे अच्छी कौन सी मानी जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए? वो हो जाएगा रोपिवेकेन। याद हो जाएगा। अब इसमें एडजुवेंट क्या हो जाएगा? क्या वो चीज़ है जो इसके जो इफ़ेक्ट है उसको और एनहांस कर देती है? तो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन में एडेड टू प्रोलॉन्ग एक्शन एंड रिड्यूस सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, बट इट इज़ यूज्ड
कभी कभी सर्टेन पेशेंट्स पर और कुछ साइट्स पर इसका यूज़ किया जाता है। तो याद ये करना है कि क्या बात कर रही है, एड्रेनालिन या फिर एफिनेफ्रिन। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन एंड रिड्यूस सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका कम ही एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, क्योंकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होने के बाद सिस्टमिक इफेक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं बताऊंगी आगे इसी वीडियो में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो ये किसको ब्लॉक करते हैं, ये किसको ब्लॉक करते हैं, सोडियम चैनल्स को। ये किसको ब्लॉक करते हैं, सोडियम चैनल्स को। जब सोडियम चैनल्स ही ब्लॉक हो गए तो सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम चैनल्स ही तो नर्व इम्पल्स आगे भेजते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रिवेंट जनरेशन एंड प्रोपगेशन, ना नर्व जो इम्पल्स है उसकी जनरेशन होगी, ना उसे आगे प्रोपगेट किया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन। आ गया समझ में। याद क्या रखेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म है, छोटा सा है, याद कर लेंगे। अब टेक्निक्स क्या यूज़ होती हैं लोकल एनेस्थीसिया में, ये याद करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि PYQs में आता रहता है। ठीक है, ये याद करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये PYQs में आता रहता है। तो सबसे पहला आता है, ये टोटल 5 या 6 टाइप्स के होते हैं। टॉपिकल मतलब सरफेस एनेस्थीसिया, जो कि सरफेस के लिए यूज़ होता है। ड्रग इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो टॉपिकल है या सरफेस एनेस्थीसिया है वो सरफेस पे लगाया जाएगा, तो या तो स्किन सरफेस है हमारी, या फिर अंदर जाएंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो सरफेस है कवर करता है अंदर, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ड्रग इज अप्लाइड डायरेक्टली टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल लिग्नोकेन जेल, स्प्रे या ऑइंटमेंट्स। यूज़ कहाँ किया जाता है ये याद करना कॉमन सेंस की बात है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे बैठ के रट्टे मार रहे हो। आप मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ स्किन और म्यूकस होती है। ओरल और नेज़ल प्रोसीजर्स में, एंडोस्कोपी में और माइनर म्यूकोजल प्रोसीजर्स में इसका यूज़ किया जाता है। यानी जहाँ भी छोटा एरिया है, छोटी मोटी सर्जरी है, ये छोटा मोटा हमें ज़रूरत है जांच की, इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड आता है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। तो इसमें डायरेक्टली टिश्यू में डाला जाता है, इनटू द टिश्यू अराउंड द ऑपरेटिव एरिया। यानी जिस एरिया को हमें ऑपरेट करना है, जहाँ का एरिया हमें क्या चाहिए, एनेस्थीसिया वाला चाहिए, जिसमें सेंसेशन ना हो ऐसा चाहिए, तो वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है उस टिश्यू में। इसे क्या होता है, सूचरिंग में जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, टाके लगाए जाते हैं। ठीक है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में और डेंटल प्रोसीजर्स में इसका यूज़ किया जाता है। डेंटल प्रोसीजर्स में आप बहुत इजीली से याद कर सकते हो कि डेंटल प्रोसीजर्स में ये जब दाढ़ में आपके लगाते हैं या फिर लिप्स के आसपास या चिन में, तो जहाँ भी लगाते हैं, चीक्स, चिन, जहाँ भी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन सुना है लोगों से कि पहले इंजेक्शन लगाते हैं सुन करने के लिए और उसके बाद वो अपना प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं। आ गया समझ में। तो टॉपिकल सरफेस याद करोगे स्किन और म्यूकस के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है इंजेक्शन से डेंटल प्रोसीजर्स आपको याद आ जाएगा। 5 होते हैं ये। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, क्योंकि शुरू में लिखा जाएगा तो पता रहेगा कि ये 5 है। ठीक है, अब आता है फील्ड ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक का मतलब क्या है, अब ये रेंज इसकी बढ़ती चली जाएगी। फील्ड ब्लॉक देखिएगा, एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड अराउंड द ऑपरेटिव फील्ड टू ब्लॉक नर्व सप्लाई। इसमें क्या ब्लॉक करना है, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई ही ब्लॉक कर दिया उस एरिया की, उसके पास कहीं नर्व थी वहाँ पे हमने ब्लॉक कर दिया उसे। फिर अभी तो देखो हमने ऑपरेटिव फील्ड होना, देखो अराउंड द ऑपरेटिव फील्ड होता है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंजेक्टेड नियर अ, कोई नर्व के पास लगाते हैं नर्व ब्लॉक करने के लिए। लाइक डिजिटल नर्व ब्लॉक, जो कि फिंगर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, यहाँ के नर्व को ब्लॉक करने के लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, दैट इज नर्व ब्लॉक। ओके, एनेस्थीसिया। रीजनल ब्लॉक की बात करते हैं तो लार्ज एरिया जिसमें हमें ज़रूरत होती है तो उसमें हम ब्लॉक कर देते हैं एक नर्व को नहीं बल्कि नर्व प्लेक्सस को, यानी बहुत सारे नर्व जो
देखो प्लक्सस आपने पढ़ा है, ठीक है, तो प्लक्सस को ही क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये पांचों समझ आ गए। सबसे पहले हमने पढ़ा लोकल या फिर सरफेस, टॉपिकल, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन जो कि मैंने दांतों के लिए बताया, फील्ड ब्लॉक कर देते हैं, यानी एक नर्व जो वहाँ है उसे फिर पर्टिकुलर नर्व को ही ब्लॉक कर देते हैं, लाइक डिजिटल नर्व ब्लॉक। रीजनल ब्लॉक में पूरा प्लक्सस ही ब्लॉक कर दिया जाता है। समझ आ गया। अब इसका इंडिकेशन कहाँ हो जाएगा, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में, सुचरिंग में, डेंटल प्रोसीजर्स में, इंसिजन ड्रेनेज में जहाँ पे कोई पस वगैरह हो जाए, बायोप्सी में कि आपको छोटा टिश्यू का लेना है सैंपल, माइनर स्किन प्रोसीजर्स में, प्रोसीजर वेयर मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिनेंस, जहाँ पे आप चाहते हो कि अगर वो कॉन्शियस रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसे पेन फील नहीं होगा। तो ये सारे इंडिकेशंस इसके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। देखो इसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज कम्पेयर टू इंडिकेशन, क्योंकि इंडिकेशन तो याद रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ये याद करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसे समझेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये जब पेशेंट ही मना कर दे या फिर एलर्जी हो, जैसे किसी को लिग्नोकेन से एलर्जी हो, किसी को रोपीवेकेन से एलर्जी हो या आर्टिकेन से एलर्जी हो, तो ऐसे पेशेंट में नहीं होगा। इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट फॉर इंजेक्शन थ्रू, किसी को इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसे नहीं देंगे। रिलेटिव क्या है कि सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो किसी को, क्योंकि मैंने बताया ये कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में नहीं देते, याद करना ज़रूरी रहेगा। हिपैटिक किसी का डिसफंक्शन हो, क्योंकि ये सिस्टमिक एब्जॉर्ब होगा तो लिवर में भी जाएगा। कोगुलोपैथी यानी जिसके डीपर टिश्यू, ये किसके लिए है, जो डीपर रीजनल टेक्निक्स के लिए, या फिर अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट कोऑपरेट ही ना करे, जैसे आयुर्वेद में है कि ऐसे पेशेंट की नहीं आपको सर्जरी करनी चाहिए या उसे बचाना भी नहीं चाहिए, जो अपने आप को, जो डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं समझता, कोऑपरेट ही नहीं करता, क्योंकि कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अकेला थोड़ी ना चिकित्सा करेगा, पेशेंट का कोऑपरेशन इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कोऑपरेट करता आप उसे छोड़ सकते हो। फोर्थ आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थे। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अब इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन्होंने बता दिया। अब ये बता रहे हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अगर आप एनेस्थीसिया कर देते हो तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि ये दिक्कत एनेस्थीसिया देने के बाद आ सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। सबसे पहले लोकल कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हम देखेंगे। लोकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, पेन एट इंजेक्शन साइट होगा, ब्लीडिंग वहाँ से हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकती है, जो कि सारे एनेस्थीसिया में सेम रहेगा। देखो एक बात आप मुझे बताओ, जो एनेस्थीसिया है वो नर्व की वजह से ही तो काम करता है। देखो जो पेन आपको होता है वो किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से, मसल्स की वजह से होता है क्या, नहीं, वहाँ जो नर्व है उसकी वजह से होता है। तो आप नर्व की एक्टिविटी को ही तो ब्लॉक कर रहे हो। आप मुझे बताओ, आप नर्व की एक्टिविटी को कर रहे हो ना ब्लॉक, तो नर्व इंजरी ही होगी। तो एनेस्थीसिया में, सारे एनेस्थीसिया में जो तीनों के तीनों मैं आपको बताऊंगी, उसमें नर्व इंजरी सबका कॉम्प्लिकेशन होगा, सबका होगा। टिश्यू इंजरी भी हो जाएगा फिर साथ में। जब नर्व इंजरी हो सकती है तो टिश्यू की होने के जो टिश्यू वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। इश्चीमिया और नेक्रोसिस इन सस्केप्टेबल टिश्यूज़ हो सकता है। इश्चीमिया नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ द टिश्यू हो सकते हैं कि जहाँ पे आपने एनेस्थीसिया दिया है। अब सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी का नाम होता है लास्ट, यानी लोकल एनेस्थीसिया आपने दिया है, उससे जो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होती है दैट इज़ नोन एज लास्ट। ये आपसे एमसीक्यू में कभी भी पूछ सकते हैं और आप उलट जाओगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए याद कर लेंगे। चलिए, तो लास्ट इज लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी अकर व्हेन एक्सेसिव ड्रग रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे आपको बताया गया है कि कार्डियोटॉक्सिक है,
तो अगर ये सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये क्या कर सकती है, लोकल एनेस्थीसिया सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को कॉज कर सकती है जब ये ज़्यादा अमाउंट में सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। आ गया समझ में। अब इसमें अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, पेरी ओरल नमनेस, यानी मुख के पास कोई आपको सेंसेशन नहीं होता, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, मेटेलिक टेस्ट रहता है, टिनाइटस यानी क्या होता है, कान में आपके सीटियाँ बजती हैं, डिजीनेस, चक्कर आना, एजिटेशन। ठीक है, सीवियर टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, सीवियर सिम्टम्स अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, सीजर्स, डोरेसियनस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न हियर। ठीक है, हाइपोटेंशन होता है, एरिदमिया हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे बताया गया है कि कार्डियो टॉक्सिक है तो कार्डियो रिलेटेड ही इसमें आएंगे, और क्योंकि नर्व है तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, ब्रेन से रिलेटेड हो जाएगा ना। तो सीजर्स किसका काम है, ब्रेन का। सीएनएस डिप्रेशन किसका काम है, ब्रेन का। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी किसका काम है, ब्रेन का काम है। रेस्पिरेटरी सेंटर नहीं होता, होता है या नहीं होता, ब्रेन में होता है, तो सब इज रिलेटेड टू ब्रेन एंड हार्ट। आ गया समझ में। तो सीवियर टॉक्सिसिटी में क्या हो जाएगा, सीजर, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये तो आगे इन्होंने तीनों ब्रेन का लिख दिया है। एंड इसके बाद जो इन्होंने बात किया हाइपोटेंशन की, एरिदमिया की, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स की, ये दिल की बात होगी जो कि कहा जाता है कार्डियोटॉक्सिक। आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, अब अगर ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो फिर क्या करें, हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठेंगे। अब इसमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी का। ठीक है, अब इसमें इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा, स्टॉप इंजेक्टिंग के, जो इंजेक्ट कर रहे हो हटा दो, हेल्प के लिए बुलाओ। क्या हेल्प होती है वो मैं आगे बताऊंगी। मेंटेन एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है, उसे सांस आने दो, ABC को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या होता है ABC। ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, ट्रीट सीजर्स को ट्रीट करो, मैनेज हाइपोटेंशन, क्योंकि हाइपोटेंशन ही होगा, एरिदमिया होगा जो कार्डियक रिलेटेड होगा, तो इसे मैनेज करो। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें जो होता है वो याद कर लेंगे। इट्स अ 20% IV लिपिड इमल्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इन सीवियर लास्ट। अगर आपको सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाती है यानी सीवियर लास्ट हो जाता है तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, 20% IV लिपिड इमल्शन आपको देना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, 20% लिपिड इमल्शन। ये क्या होता है मैं आपको ओरली बता रही हूँ, सुन लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लेना कि 20% आप क्या देते हो, लिपिड मतलब फैट, क्योंकि जो लोकल एनेस्थीसिया है जैसे कि बुपिवेकेन वो हाईली लिपिड सॉल्युबल है। वो क्या है, हाईली लिपिड सॉल्युबल है। आपकी बॉडी में लिपिड है तो उसने क्या किया, सॉल्युबल हो गया बुपिवेकेन उसमें। अब आप क्या करोगे, आपने अलग से लिपिड इमल्शन डाल दिया तो आपकी बॉडी में लिपिड की अमाउंट बढ़ गई। अब जो बुपिवेकेन है वो आपकी बॉडी से तो रिएक्ट कर ही रही थी, अब वो किधर जाएगी, जो नया लिपिड आपने 20 IV डाला है 20%, अब वो उससे रिएक्ट करेगी LA यानी लोकल एनेस्थीसिया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपके सिस्टम में जो टॉक्सिसिटी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि वो उधर चला गया लिपिड इमल्शन के वजह से। समझ आ गया। तो ये था इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया की। अभी मैंने आपको बताया लोकल एनेस्थीसिया, अब मैं आपको बता रही हूँ रीजनल एनेस्थीसिया। क्या फ़र्क होता है देखिएगा। रीजनल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन इन लार्जर एरियाज ऑफ द बॉडी बाय ब्लॉकिंग नर्व कंडक्शन व्हाइल द पेशेंट जनरली रिमेन कॉन्शियस। इसकी भी डेफिनेशन सेम वैसे ही है। वहाँ पे हमने पढ़ा था लोकल एरिया में यानी कुछ सिलेक्टेड पोर्शन, लोकलाइज पोर्शन में, सिलेक्टेड पोर्शन में, लेकिन यहाँ पर रीजनल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि कुछ बड़े रीजन में जो नर्व ब्लॉकिंग होती है, दैट इज़ नोन एज रीजनल एनेस्थीसिया। एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मैं आपको समझाऊंगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। मेजर टाइप्स क्या होता है, इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, PYQ इससे आ चुका है और आगे भी इम्पॉर्टेंट ये बना रहेगा। तो इसमें क्या क्या मेजर टाइप्स होता है वो देखिएगा। सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, एंड द लास्ट वन इज पेरिफेरल नर्व ब्लॉक।
ठीक है। तो सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया देखो, स्पाइनल एनेस्थीसिया देखो, जहाँ से नाम से ही मुझे पता चल रहा है ये इट इज़ रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ रिलेटेड टू, दीज बोथ आर रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। याद कर लेना, स्पाइनल एनेस्थीसिया के नाम से ही पता चल रहा है। एपिड्यूरा, ड्यूरा मेटर, पाया मेटर कहाँ पे होता है? ब्रेन में भी होता है बट स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। तो इंजेक्टेड इनटू सब एरेक्नॉइड या इंट्राथीकल स्पेस, सब एरेक्नॉइड का दूसरा नाम इंट्राथीकल स्पेस होता है, याद कर लेना। ठीक है, ये कहाँ इंजेक्ट ही होगा ना, ये तो इंजेक्ट ही होगा, कोई मतलब ही नहीं है, टॉपिकल आप लगा ही नहीं सकते, ये तो इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो इंजेक्टेड इनटू सब एरेक्नॉइड इंट्राथीकल स्पेस। अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं? दैट इज़ बुपिवेकेन, लिग्नोकेन, रोपिवेकेन। मैंने आपको 6 ड्रग्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको 3 ड्रग्स सबसे इम्पॉर्टेंट बताई थी। लिग्नोकेन जो कि मोस्टली यूज़ है, बुपिवेकेन यूज़ होता है लॉन्ग एनेस्थीसिया के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, बट इट हैज़ सम मोर टॉक्सिक इफेक्ट देन रोपिवेकेन। सो रोपिवेकेन ओवरऑल बेस्ट रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। लिग्नोकेन लोकल एनेस्थीसिया में अच्छा काम करती है और यहाँ भी ठीक है। इंडिकेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि रीजनल है, ये लोकल नहीं है, इट्स अ रीजनल। तो लोअर एब्डोमेन, पैल्विक, पेरिनियल, लोअर लिम्ब सर्जरी या सिजेरियन सर्जरी, इन सब में ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है बल्कि पूरा रीजन ब्लॉक करते हैं, नर्व, वहाँ की नर्व को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट आता है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल क्या होता है? देखो, सबसे पहले जो हम स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ऊपर आती है स्किन, उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस, फिर ड्यूरामेटर आता है, फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस आता है, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो ये कह रहे हैं कि जब ऊपर ऊपर हम करते हैं तो वो एपिड्यूरल हो जाएगा, यानी ऊपर ऊपर का है, इसमें इतना डीप एनेस्थीसिया नहीं होता। एक मिनट, ये मेरी स्क्रीन पे क्या लग गया? तो समझ आया, एपिड्यूरल मतलब ये ऊपर ऊपर है। जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो डीप लेयर्स में ही जाता है, एपिड्यूरल सिर्फ ऊपर की लेयर में रहता है। मैं आपको एक बार फिर से लेयर बता रही हूँ, लिख लो। सबसे पहले तो स्किन होती है जब हम इंजेक्ट कर देंगे उसका सीक्वेंस है। उसके बाद आता है आपका एपिड्यूरल स्पेस, फिर उसके बाद आता है ड्यूरामेटर और उसके बाद आता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो सब एरेक्नॉइड में लगता है और जो एपिड्यूरल है वो लगता है एपिड्यूरल स्पेस में, जो कि स्किन के तुरंत बाद आता है। तो इसमें एपिड्यूरल स्पेस में लगता है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? सेम वही है कि बुपिवेकेन, रोपिवेकेन एंड लिग्नोकेन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि किस किस चीज़ में यूज़ होता है, तो ये सिजेरियन में यूज़ होता है, लेबर एनाल्जिया एंड लोअर लिम्ब एब्डोमिनल सर्जरी में इसका यूज़ होता है। देखो, इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि है तो दोनों एनेस्थीसिया ही, दोनों स्पाइनल कॉर्ड में लग रहे हैं, बस ये थोड़ा अंदर के साइड लग रहा है डीप लेयर्स में जाके, और ये ऊपर ऊपर लग रहा है, ठीक है। दोनों के सेम ही कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा देखो, ये जो है ये ऊपर ऊपर का, तो इस पर ज़्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते, ये भरोसेमंद रहेगा। ये समझ आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है। ये ऊपर है, ये डीप में जा रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ये ठीक है। सो अब पेरिफेरल नर्व ब्लॉक की बात करते हैं। तो डिपॉजिट नियर पेरिफेरल नर्व ऑफ प्लक्सस, फॉर एग्जांपल ब्रैकियल प्लक्सस या फीमोरल नर्व, शियाटिक नर्व, डिपेंड्स। अगर आपको कुछ हाथ का करना है तो ब्रैकियल वाला, पैर का करना है तो फीमर और शियाटिक नर्व, फीमोरल और शियाटिक नर्व हो जाएगा। कोई दिक्कत थी यहाँ तक? अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया की बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसमें हो सकते हैं। ये तो हमने इंडिकेशन तो नहीं पढ़ा, इसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ा, इंडिकेशन बताइए, वो बता ही दिया इनडायरेक्टली कि सिजेरियन लोअर लिम्ब, ठीक है, सर्जरी में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेगा कि यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर अनकरेक्टेड कोगुलेशन की एबनॉर्मेलिटी है, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, क्योंकि वो माइंड को भी अफेक्ट करता है। सीवियर, देखो,
सुनो, यहाँ पे ही इन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि वो तो लोकल एनेस्थीसिया था। ये यहाँ पे जो लग रहा है स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये तो स्पाइनल कॉर्ड में ही लग रहा है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। तो इस वजह से अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सीवियर हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी और हाइपोवोलीमिया, जिसका, और देखो जो एनेस्थीसिया है वो क्या करता है, हाइपोटेंशन करता है, तो हाइपोवोलीमिया में इसे नहीं दिया जाता। रिलेटिव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, क्योंकि ये तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसे सिस्टमिक इन्फेक्शन हो, एनाटॉमिकल कोई एबनॉर्मलिटी हो, इनेबल टू कॉपरेट हो। सब में लगभग सेम ही बातें कही गई हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगे स्पाइनल या एपिड्यूरल में, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम आपका अफेक्ट होता है तो वोमिटिंग आ जाती है। यूरिनरी डिटेंशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये नीचे वाले पार्ट में अफेक्ट, नीचे वाले पार्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। पोस्टड्यूरल पंक्चर हेडेक हो जाएगा। हाई टोटल स्पाइनल ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। एपिड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है। इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, यानी लेयर्स में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नर्व इंजरी तो सब में कॉमन है, बताया था। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो हो ही सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नर्व को अफेक्ट कर रहा है। अब इसका क्या मैनेजमेंट होगा, जैसे हमने उसका मैनेजमेंट पढ़ा था कि 20% हम IV फैट इमल्शन देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देंगे। मैनेजमेंट इसका है कि सबसे पहले हाइपोटेंशन को दूर करो, ब्रेडिकार्डिया के लिए एट्रोपिन यूज़ करो, पोस्टड्यूरल पंक्चर के लिए एनर्जेस्टिक और जो भी एपिड्यूरल ब्लड पैचेस हैं उसे यूज़ करो, हाई स्पाइनल ब्लॉक के लिए रेस्पिरेटरी सपोर्ट, एयरवे सपोर्ट। यानी इन्होंने कहा जो जो आपको परेशानी हो रही है उसी हिसाब से आपको मैनेजमेंट उसका करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया हमने पढ़ लिया, रीजनल एनेस्थीसिया हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में क्या है, डेफिनेशन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो है ही, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस विद लॉस ऑफ अवेयरनेस, यूजुअली एमनेशिया, एनाल्जिया एंड इमोबिलिटी एंड सेपरेशन ऑफ रिफ्लेक्स। इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी ये डेफिनेशन, देखिएगा। रिवर्सिबल रहेगा, अनकॉन्शियसनेस, जो हमने दोनों पढ़े थे रीजनल एंड लोकल, उसमें इंसान जो है वो कॉन्शियस रहता है, बट यहाँ पे कॉन्शियस नहीं रहेगा, उसे कुछ अता पता नहीं होगा। यूजुअली एमनेशिया, यानी उसे कुछ नहीं पता। एनाल्जेशिया, यानी पेन नहीं होगा। इमोबिलिटी एंड सेपरेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस रहेगा। समझ आया। अब जनरल एनेस्थीसिया के लिए जो ड्रग्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसे याद करो, कैसे याद करोगे, IV इंडक्शन, इनहेलेशन, ओपोइड्स, न्यूरोमस्कुलर और रिवर्सल क्या क्या होता है। IV इंडक्शन में प्रोपोफॉल आ जाएगा और थायोपेंटोन याद कर लेना, ठीक है। मैं दो याद करा रही हूँ, जो मैंने याद किए हैं, जो मुझे इजी लगे हैं, जिनके नाम। प्रोपोफॉल का नाम मैंने बहुत सुना है, मैं एक सीरीज़ देखा करती थी अगत तंत्र में, उस सीरीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है, और वो इंडिया की नहीं है। वो जैसे CID है ना हमारे इंडिया का, वो किसी और कंट्री की है एग्जैक्ट, अब मुझे नहीं, शक्लों से मुझे पता नहीं चलता है कि ये कोरियन है, चाइनीज़ है, जापनीज़ है, बट वो था। तो वहाँ से मैंने देखा तो मुझे बहुत हेल्प हुई है बहुत सारी मेडिसिन के बारे में जानने की, एक्सह्यूमेशन, लिवर मॉर्टिस, इंजरीज, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगत तंत्र में फॉरेंसिक साइंस यानी FMT में मुझे बहुत हेल्प हुई है उस एक सीरीज़ से। तो देखो, अच्छी चीज़ देखो, CID भी आप देख सकते हो, वहाँ से आपको भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को, सीखने को मिल सकती है। लेकिन वो जो बेस्ड था सीरियल वो इसीलिए था कि आपको फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट लाने के लिए। इनहेलेशन की बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड एक होता है, और इसमें से ये सबके नाम सेम है, आइसोफ्लोरेन याद कर लेना। ओपॉइड्स में मॉर्फिन होता है, रेमिफेंटेनिल हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर में एसिटाइल कोलिन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सेनिल कोलिन हो जाएगा। मैंने ये याद किया। रिवर्सल मैंने याद नहीं किया था, आपको करना है तो आप कर लेना। तो हमारे टोटल कितने नाम हो गए, 7 नाम हो गए, और इतना काफ़ी हो जाएगा हमारा कौन से एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया में। जनरल एनेस्थीसिया को GA कहा जाता है, लोकल एनेस्थीसिया को LA कहा जाता है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। टेक्निक इंक्लूड इंट्रावेनस, इनहेलेशन एंड बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। पंखा बंद कर दो, ठीक है। टेक्निक्स इंक्लूड इंट्रावेनस,
क्या क्या हो सकता है जो कि मैंने बताया, इनहेलेशन, बैलेंस एनेस्थीसिया, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स फॉर अनकॉन्शियसनेस। देखो सबसे पहले बैलेंस कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, अनकॉन्शियसनेस का, एनाल्जेशिया का, मसल रिलैक्सेशन का, एमनेशिया का एंड सप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस का। बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस हो गया तो कभी ऐसा हो गया वो सो गया तो कभी उठे ही ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जीए मैंने बता दिया। जी इज जनरल एनेस्थीसिया। इंडिकेशन क्या हो जाएगा, मेजर सर्जरी, लॉन्ग ड्यूरेशन, नीड फॉर इमोबिलिटी के जहाँ पे वो इंसान हाथ पैर ना हिलाए, रीजनल या लोकल इनएडिक्वेट, ठीक है, जहाँ पे लोकल काम ना करे, पेशेंट इनएबिलिटी टू कॉपरेट, जहाँ पे पेशेंट कॉपरेट ही नहीं कर रहा, अब उसके लिए इन्होंने बता दिया कि कॉपरेट नहीं कर रहा है तो उसे जीए दो और ख़त्म करो, कि वो अब कॉपरेट ना भी करे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो अनकरेक्टेड सीवियर हाइपोवोलेमिया में आ जाएगा, अनस्टेबल कार्डियो या रेस्पिरेटरी जिसे भी दिक्कत है, या डिफिकल्ट एयरवे है तो इसमें मना है। कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एस्पायरेशन है, हाइपोटेंशन तो हमेशा से है, एरिथमिया है, नोजिया, वोमिटिंग है, लेरेंजियोस्पाज्म में हो सकता है, एंड मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किसका कॉम्प्लिकेशन है, तो जीए का है। अब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये क्या, हाइपर मतलब बढ़ जाना, थर्मिया मतलब टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ जाना क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, जिसमें फीचर राइज इन CO2, रिजिडिटी, टैकीकार्डिया, हाइपरथर्मिया ये सब एसोसिएटेड होते हैं, एसिडोसिस, हाइपरकेलीमिया, ये सब एक के साथ एक रिलेट हो गए, सारा ऐसा बना देते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो जाता है। जब भी तो यहाँ पर लिखा है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये नॉर्मल हाइपरथर्मिया नहीं है, इट्स अ मैलिग्नेंट, यानी ये फैटल है, घातक है, आपको मार सकता है, मारक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दें, अब तो समझ आ जाना चाहिए। स्टॉप ट्रिगरिंग एजेंट्स, 100% ऑक्सीजन दो, IV दो, डेंट्रोलिन मैंने याद नहीं किया था, एक्टिव कूलिंग, देखो एक्टिव कूलिंग कराओ, एंड करेक्ट एसिडोसिस, यानी जो CO2 की वजह से एसिडोसिस हो रही है उसे करेक्ट करो। ये सब इसका मैनेजमेंट था। इसमें ये कंपैरिजन, आप ये एक छोटी सी टेबल है, आप इसे पूरी बॉडी, पूरे जो तीनों हमने पढ़े, देखो लोकल में स्मॉल या लोकलाइज्ड, रीजनल में लार्जर रीजन था, इसमें पूरी बॉडी। कॉन्शियसनेस मेंटेन, यूजुअली मेंटेन, इसमें ख़त्म। मेन ड्रग्स लिग्नोकैन, बुप्रीवेकेन, रोपीवेकेन, इसमें प्रोपोफॉल बताया था ना। मेजर कंसर्न इसमें सिस्टमिक टॉक्सिसिटी का हो जाता है, इसमें हाइपोटेंशन, नर्व इंजरी, और इसमें ये एयरवेज, रेस्पिरेटरी के आपको लेरिंजियोस्पाज्म सिर्फ इसमें पढ़ा था, तो वो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर तो सबके लगभग सेम है। इसमें लास्ट वाला इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें सिस्टमिक टॉक्सिकोलॉजी हो जाती है, इसमें ये और इसमें ये, बाकी आप सब में कॉमन लिख सकते हो कि नर्व इंजरी, टिश्यू इंजरी, इन्फेक्शन, वो सब ठीक रहेगा। अब चैप्टर से आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, सेफ सर्जरी एंड CPR क्या होता है, ये सब आप पढ़ लेंगे, है ना, ये सब आपको पता ही है। मैं आपको नोट्स दे दूँगी, इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पढ़ लेना। और बाकी सब कॉमन बातें हैं, सर्जिकल एथिक्स का मैं इमेज आपको दे दूँगी जो कि इसमें नहीं है, मैंने अलग से लिखा था, बस ये इंपॉर्टेंट था, जिसमें GA LA ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रीजनल एनेस्थीसिया, ये सब तो बहुत, ये सब आपके नॉलेज के लिए है।